फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। हम आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारी घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। इस टॉपिक को का सबसे पहले मैं रिवीजन नोट्स कराऊंगा और फिर इसके बाद इससे संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध का अधिकार और नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य बाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व यानी कि जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है जो कि अग्रलिखित हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समता अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत ये आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 19(1) का में प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता यानी कि कहीं भी घूम सकता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से, अनुच्छेद 21 का संबंध
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी कि जीवन का अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकट में क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी कि विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन वनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिक्कों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगला है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगला है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। आगे है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। आगे है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है।
भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित यानी कि जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कराया। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे जा चुके हैं उनको देखते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। इसका विश्लेषण देखते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कि कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका विश्लेषण देखते हैं। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए, वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले तो ये एक प्रजातांत्रिक होता है और फिर यह है लोक कल्याणकारी होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया।
व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। अतः विकल्प सी सत्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक या अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें नंबर 1 है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2 है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और नंबर 3 है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। 4 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहाँ तक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना में उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में क्षमता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया है। ये हैं नंबर 14, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं विकल्प। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है।
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। इसका विश्लेषण है संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2021 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अविहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका विश्लेषण देखते हैं। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, समता का अधिकार। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दौरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दौरायराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान यानी कि पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 14(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 15(5). इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4). इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आर्थिक समानता। इसका विश्लेषण है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये कथन दिया गया है। इसका कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 14(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी होगा, ए बी सी सभी को मिलाकर। इसका विश्लेषण है, सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा 80% का उन्मूलन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। इसका विश्लेषण, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 80% का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 80% का अंत किया जाता है
किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी होगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17। इसका विश्लेषण, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की पॉलिटी की घटना चक्र की जो सीरीज़ चल रही है, मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा और आप इनसे अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। घटना चक्र की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आगे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, क्षमता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। इसलिए विकल्प ए सही है। इसका विश्लेषण, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। कथन ए कहता है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और इसका कारण आर कहता है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है
और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें वैसे सही आंसर देखा जाए तो भिन्न वर्ग की बात करें तो आर्टिकल डी हो जाएगा, क्योंकि 14, 15, 16 ये समता का अधिकार माना जाता है और आर्टिकल जो डी है, आर्टिकल 19 है, वो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो इसका पहले विश्लेषण देखते हैं। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 15, 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) ए के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। इसका ऑप्शन ए सही है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19(1) में। इसका विश्लेषण है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा,
विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। इसका विश्लेषण सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3, यानी कि आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 1939 घ के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1982 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपर्युक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का समुचित उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतः मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य बाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा बाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद
19(1)डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट ऑफ प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1 अच्छे पर्यावरण का अधिकार, नंबर 2 शीघ्र विचारण का अधिकार, नंबर 3 विधिक सहायता का अधिकार, नंबर 4 एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, नंबर 5 पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, नंबर 6 फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, नंबर 7 अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, नंबर 8 पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, नंबर 9 अच्छी सड़कों का अधिकार, नंबर 10 प्रतिष्ठा का अधिकार, नंबर 11 एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता और नंबर 12 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। इसका विश्लेषण है, उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा गया कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इसका विश्लेषण, 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत्युदंड। इसका विश्लेषण, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है।
अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए सही है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसका विश्लेषण देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर विकल्प बी है, मूल अधिकार है। इसका विश्लेषण देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प 1 है, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, कथन ए राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर है इसमें, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर विकल्प ए है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो इसमें पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, और इसमें चौथा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केवल 1 और 4। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अतः कथन 1 और 4 सही हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध, इसका सही आंसर विकल्प ए है, पूर्ण निषेध। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन, ICCPR के अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आर्टिकल 24 के तहत। इसका विश्लेषण, ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका आर्टिकल डी सही है, विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 20 सही है। इसका विश्लेषण, संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गारंटी यानी कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20(3) में। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत की कराए बिना अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 22(2). संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राविधान के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकेगा। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 माह के लिए। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को
बिना मुकदमा चलाए 4 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 माह तक। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। अगला है कथन, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प देखा जाए तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1994 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार यथा परिवार में किसी भी व्यक्ति या रक्त संबंधी के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक रोधी गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते। इस प्रकार कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि कारागार और उनसे निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए सही है, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार भी है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी है और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार भी है। लेकिन इसमें चौथा कथन बिल्कुल गलत है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल हैं। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में
प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पारसियों को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवतावाद। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी होगा, यानी कि लोक व्यवस्था, और आपका चौथा है सदाचार, और फिर है आपका पांचवा स्वास्थ्य, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी है, यानी कि अनुच्छेद 29 सही सुमेलित नहीं है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, प्रशासनिक करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 21। इसका डी विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 30। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी सही है, अनुच्छेद 30। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन है इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और दूसरा इसमें कारण दिया गया है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु
कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। इसका विश्लेषण देखते हैं। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, न्यायपालिका। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी सही है, न्यायपालिका को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। इसका विश्लेषण, मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान के उद्देश्य को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इसमें संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण है, इसमें अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान करता है। इसका सही आंसर विकल्प ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में
भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 4 अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिससे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर यानी शरीर के सहित उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण उसी समय आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका सही आंसर विकल्प सी है, हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो अगर मैं सुमेलित करने की बात करूं तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। सही सुमेलित में है बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रिट के लिए। शेष युग्म सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। उत्प्रेषण रिट में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा रीएग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने विकल्प डी को सही माना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि मैंडमस। इसका विश्लेषण है, मैंडमस परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसको परमादेश कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प देखते हैं, इसका मिलान करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 तो कहता है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30(1) कहता है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31(1) कहता है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी होगा, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ये बात 23 में नहीं की गई है। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। 80 पृष्ठता का अंत 17 में दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध ये 22 में दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता ये 25 में दिया गया है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं, अगर बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो सही आंसर को इसमें दिया गया है, इसका विकल्प डी सही है, यानी कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण यह बात 29 में की गई है। और शिक्षा का अधिकार ये बात अनुच्छेद 21 का में कही गई है। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण है मौलिक कर्तव्य, इनको संविधान का 42वां संशोधन था उससे जोड़ा गया था। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह बात केशवानंद भारती केस में की गई है। और मूल ढांचे का सिद्धांत यह मिनर्वा मिल केस में दिया गया है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, इस बात को संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है। अगला क्वेश्चन है किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केशवानंद भारती बाद। इसका विश्लेषण देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूँकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है, अतः विकल्प ए को अभिष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका विश्लेषण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसमें देखते हैं,
इसका अगर मैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और आगे देखते हैं आगे दिया गया है इसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और डी दिया है इसमें ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। डी है, पहले डी है इसमें, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। यानी कि इसका विश्लेषण है मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। यानी कि सबसे पहले क्या है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, उसमें फिर है इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, उसके बाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। अगला क्वेश्चन है भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। इसका विश्लेषण देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद के अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 का यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सही आंसर है इसका, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार भी है, इसलिए सी और डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। जैसे कि किसमें कथन दिया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इसका अगला कथन है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कथन एक और कथन दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। कथन 2 है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा कथन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। इसका विकल्प केवल दूसरा ही सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 2, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन एक गलत है। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि संविधान 44वां संशोधन अधिनियम। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 44वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में से
मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो इसका आगे विकल्प देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि क्या? यानी कि विरोध का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, समान आवास का अधिकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 धर्म पालन करने का अधिकार, 25 से 28 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सूचना का अधिकार मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) का में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें देखते हैं। पहला है, इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यह बात भी बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वातंत्र का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह गैर नागरिकों को नहीं है प्राप्त। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं अगला, इसका विश्लेषण। भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। नंबर 2, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। और तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। अगला, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। अगला है 5वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 भारत में
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अपितु केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ए हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। इसका विश्लेषण, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी को प्राप्त नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प टी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण करने का अधिकार। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है, अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी होगा, केवल 1 और 3। यानी कि पहला है, इसमें यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और तीसरा है, इसमें यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपर्युक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता है। यह प्रावधान भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया है। इस प्रकार उक्त विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 1976 में। इसका विश्लेषण है, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है। अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति कीजिए। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इसका विश्लेषण है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। इसका विश्लेषण है, भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्वता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए कि व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षा हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति गारंटी है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में। इसका विश्लेषण देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया। दोस्तों, घटना चक्र की जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें ये टॉपिक था मूल अधिकार। उसका रिवीजन नोट्स और जितने भी PYQ हैं वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आपको अगर यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया गया है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी सभी वीडियोज़ देखनी हैं तो आप मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटी की और हिस्ट्री की अभी सभी वीडियो मिल जाएंगी और लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इस टॉपिक को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने एम पर फोकस रखिए, लगातार पढ़ाई और प्रैक्टिस करते रहिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लगातार कोशिश करते रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए और एकाग्र चित होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इधर उधर मत भटकिए। केवल घटना चक्र की सीरीज को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप GS के अंदर किसी भी क्वेश्चन में मार्क नहीं खाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक बेहतर कंटेंट और क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।